हेलो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि भाई आप इतनी देर तक कहाँ गायब थे। मैं आपको इस बारे में एपिसोड में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए देरी ना करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम देख ही चुके हैं कि मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड के कहने पर लुओ फैंग यूनिवर्स सी में जाने के लिए रेडी हो चुका था। इसके चलते मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड की ट्रू बॉडी फैंग को यूनिवर्स सी में ले जाने के लिए आ जाती है और फिर वो उनके साथ मिलकर टोया ब्लैक यूनिवर्स से होते हुए यूनिवर्स सी में इंटर हो चुके थे। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लुओ फैंग यूनिवर्स सी की क्योटिक एनर्जी के साथ जूझ रहा था, जो देखकर मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर फौरन से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए फैंग को उसके अंदर लेकर इस क्योटिक एनर्जी से बचा लेते हैं और फिर फैंग को बताते हैं कि यूनिवर्स सी की क्योटिक एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर है, इवन ओरिजिनल यूनिवर्स से भी कहीं ज्यादा प्योर। और एक बार जब तुमने ओरिजिनल यूनिवर्स को छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि तुमने यूनिवर्स सी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। इसी के साथ फिर मास्टर फैंग को अपने साथ लेकर यूनिवर्स सी को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसे देखते हुए फैंग कहता है तो ये है यूनिवर्स सी, एक ऐसी जगह जिसने बिलियंस ऑफ रेसिस को बर्थ दिया। आखिर क्यों फिर पास्ट में एंसेस्टर युआन ओरिजिनल यूनिवर्स के अगेंस्ट गए थे? फैंग के इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर से कहते हैं जितना ज्यादा तुम ऊपर जाते जाते हो उतना ही ज्यादा तुम दूर तक देख पाते हो। इवन एक यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग, एक ट्रू गॉड और ग्रेट डिस्ट्रक्शन के पहले के ट्रू गॉड्स ने भी ये कभी नहीं सुना था कि किसी ने ओरिजिनल यूनिवर्स के अगेंस्ट जाने की जुर्रत की हो। हमारे टीचर ही सिर्फ एक लौते बीइंग थे जिन्होंने ये किया। अगर तुम किसी दिन उनके सेम लेवल तक पहुंच जाओ तो शायद तुम समझ सको कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। और फिर वो एक मैप की डायरेक्शन को लगाते हुए फैंग से कहते हैं चलो। इसी के साथ वो दोनों तेजी के साथ आगे बढ़ने लग गए थे और यहाँ जाते हुए रास्ते में मास्टर फैंग को बताते हैं यूनिवर्स सी ओरिजिनल यूनिवर्स से अलग है। तुम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को कंफर्म नहीं कर सकते, ना ही डिवाइन किंगडम में टेलीपोर्ट कर सकते हो और ना ही डार्क यूनिवर्स के थ्रू फ्लाई कर सकते हो। इस पर तो फैंग फौरन से उनसे कहता है तो फिर इससे तो हम आसानी से खो नहीं जाएंगे। मास्टर कहते हैं इसी वजह से हमें यूनिवर्स सी में मैप्स और रेफरेंस पॉइंट्स पर रिलाई करना पड़ता है। और फिर वो अपने रिस्ट डिवाइस से फैंग के सामने एक यूनिवर्स सी का मैप ओपन करते हुए उसे बताते हैं वो रीजन्स जिन्हें अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है वहाँ पर टेलीपोर्टेशन करना फॉरबिडन है। और अभी हमारे सामने जो 39 नेचुरल वॉर्म होल्स आ रहे हैं इन सभी की लोकेशंस रिकॉर्डेड हैं और इनका इस्तेमाल करते हुए तुम एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली आ जा सकते हो, वो भी बिना खोए, और हम इनसे सेफली गुजर सकते हैं। चलो चलें। फैंग मास्टर की इन बातों को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा था, इसलिए वो सारे रास्ते को याद करता जा रहा होता है और तभी अचानक से वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जिसे देखते साथ ही फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो अपनी इसी हैरानी के साथ कहता है ये। मास्टर बताते हैं कि ये एक मिनिएचर यूनिवर्स है जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है और ये मिनिएचर यूनिवर्स 100 मिलियन लाइट ईयर्स इन डायमीटर्स में है और ये एक ऐसा मिनिएचर यूनिवर्स है जो कि काफी लंबे समय पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया और अब तो खंडर बन चुका है। इससे तो फैंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तबाह हो गया। मास्टर बताते हैं कि वो ट्रू गॉड जो इस मिनिएचर यूनिवर्स का मालिक था वो समहाउ मारा गया और इसी वजह से उसका ये मिनिएचर यूनिवर्स भी उसके साथ ही डिस्ट्रॉय हो गया। ओरिजिन यूनिवर्स ने बिलियंस ऑफ रेसिस और काउंटलेस पावरफुल वॉरियर्स को पैदा किया है, लेकिन इसी के साथ साथ वो भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ को एक्सपीरियंस करता है। और जब वो डिस्ट्रक्शन का एरा आता है तो इवन एक ट्रू गॉड के लिए भी उस ग्रेट डिस्ट्रक्शन के अंदर मारे जाने से बचकर निकल पाना उसकी किस्मत पर रिलाई करता है। और सिर्फ कुछ ही ट्रू गॉड्स ऐसे होते हैं जो कि उससे बचकर निकलकर यूनिवर्स सी में आकर बच पाते हैं। और रीजन यूनिवर्स में अभी जो साइकिल चल रहा है उसे थर्ड यूनिवर्स एरा कहा जाता है। इससे पहले 2 यूनिवर्स एराज रह चुके हैं और उन्होंने अपने फुल साइकिल्स को कंप्लीट किया था। उन एराज में जो पावरफुल वॉरियर्स पैदा हुए थे उनकी तादाद हमसे कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा यहाँ पर और भी पावरफुल वॉरियर्स हैं जो कि 2 होली लैंड से हैं और पता नहीं वो कितने ज्यादा साइकिल्स को सरवाइव कर चुके होंगे। उनमें से तकरीबन सभी ने स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टीमेट टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ है। एक तो वो ये बात सुनकर शौक हो जाता है और साथ ही उसके सामने जो नजारा था उसे देखकर भी वो काफी हैरान हो गया था। तभी मास्टर से आगे बताते हैं अभी के लिए यूनिवर्स सी में हम वीकेस्ट फैक्शन हैं, इसीलिए हम यूनिवर्स सी में कंसीडरेबल थ्रेट्स का सामना करते हैं। ओरिजिनली मैंने प्लान किया था कि मैं तुम्हारा यूनिवर्स मास्टर लेवल तक पहुंचने का वेट करूंगा और फिर तुम्हें यहाँ पर लाऊंगा, लेकिन इवन तो अभी तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट के सामने फाइट बैक नहीं कर पाओगे। पर जब बात आती है सरवाइव करने की तो मैं जानता हूँ कि तुम सिचुएशन को संभाल सकते हो।
इसीलिए अब तुम यहाँ पर खुद को टेम्पर करते हुए ट्रेनिंग करो और फिर तुम जल्दी ही यूनिवर्स मास्टर लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो पाओगे। इस पर फैंग भी रिस्पेक्टफुली हाँ करता है। इसी के साथ सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर टेलीपोर्ट होते हुए फैंग को एक जगह के सामने लाकर उसे बताना शुरू करते हैं। ये है टिल्टेड पीक सेक्टर, यूनिवर्स की 1 ऑफ द डेंजरस जगहों में से एक। यूनिवर्स की मैप के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग टिल्टेड पीक सेक्टर की ये मेन पीक तकरीबन 98.2 मिलियन लाइट ईयर्स हाई है। सिर्फ ये एक सिंगल पीक ओरिजिन यूनिवर्स की कई सारी गैलेक्सी से भी कहीं ज्यादा बड़ी है और इसकी सबसे ऊपर वाली पीक का जो लार्जेस्ट डायमीटर है वो तकरीबन 12.26 मिलियन लाइट ईयर्स है। माउंटेन बॉडी के इस बाहर वाले हिस्से को कहा जाता है आउटर रीजन। यहाँ का डेंजर लेवल कम है, लेकिन माउंटेन बॉडी के अंदर जो इसका इनर रीजन है उसका डेंजर लेवल एक्सट्रीमली हाई है। इवन एक स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स मास्टर भी वहाँ पर मारा जा सकता है और इस माउंटेन बॉडी के पीक के कोर रीजन में इवन एक यूनिवर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू गॉड भी मारा जा सकता है। मास्टर की इस बात पर फैंग काफी सीरियस हो जाता है और अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा हैरान परेशान भी हो रहा था। तभी मास्टर आगे बताते हैं अभी हम उस जगह से 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं। मास्टर की इस बात पर तो फैंग अपने मन ही मन और भी ज्यादा चौंकते हुए कहता है ये टूटे हुए पत्थरों के टुकड़े आखिर कितने ज्यादा बड़े होंगे। और फिर वो एक स्टोन को देखते हुए कहता है इस टिल्टेड पीक सेक्टर की मेन पीक के प्रोपोर्शन को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पर मौजूद मामूली से पत्थरों के फ्रेगमेंट्स को भी लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता होगा। अब फिर मास्टर से कहते हैं चलो चले। इसी के साथ वो टेलीपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं और कई बार टेलीपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और इसी के साथ साथ फैंग को बताते भी हैं टिल्टेड पीक सेक्टर के आउटर रीजन में काउंटलेस सेलेस्टियल बॉडीज और रॉक्स हैं। इनमें से इन ज्यादातर पत्थरों का साइज तकरीबन 8.2 लाइट ईयर्स इन डायमीटर्स है। इस पर तो फैंग अपना हाथ बांधते हुए कहता है ये तो इनसेन है। तभी मास्टर बताते हैं कि जायंट जी एरिना के फाउंडर अभी टिल्टेड पीक सेक्टर के अंदर हैं और हमारी ह्यूमन रेस और होंग अलायंस के जो सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स अभी इस यूनिवर्स सी में हैं वो इस जगह पर इकट्ठा हुए हैं। हमें यहाँ पर विजुअल्स में दूर से इस जगह को भी दिखाया जाता है कि ये टिल्टेड पीक सेक्टर के आउटर रीजन के ऑलमोस्ट सेंटर में मौजूद है। इसी के साथ वो टेलीपोर्ट होते हुए उस जगह पर पहुंचने लगते हैं और साथ ही मास्टर से कहते हैं ये सेलेस्टियल रॉक बॉडीज अभी के लिए हमारी टेम्परेरी गैदरिंग प्लेस है। मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर के वहाँ पर टेलीपोर्ट होने से पहले हमें उस जगह को दिखाया जाता है और हमें देखने को मिलता है कि मास्टर पेंगोंग और नेदर मास्टर का डिसाइबल यहाँ पर उनके आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर जैसे ही मास्टर लुओ फैंग के साथ वहाँ पर टेलीपोर्ट होते हैं टिल्टेड पीक सेक्टर में तुम्हारा स्वागत है। इसी के साथ फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि सभी लोग अपने साइज को छोटा करते हुए मीटिंग रूम में आते हुए वहाँ के थ्रोन्स पर बैठ जाते हैं। और अब यहाँ पर मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर अपनी स्टोरेज स्पेस का इस्तेमाल करते हुए सभी के सामने वाइन्स के गिलास और वाइन्स की बोतल्स को रख देते हैं और फिर उन्हें फिल करके उठाते हुए चेयर्स करने के लिए फैंग से कहते हैं हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग मिल्की वे गैलेक्सी लॉर्ड तुम्हारे सुप्रीम ट्रेजर्स बाउंडलेस हो और तुम्हारी लाइफ इटर्नल हो। उन्हीं के साथ साथ फिर बाकी सभी लोग भी फैंग को ऐसा ही कहते हैं और इसी के साथ वो चेयर्स करते हुए वाइन को ड्रिंक करते हैं। फैंग अभी वाइन को ड्रिंक कर ही रहा था कि तभी फायरस्टोन लॉर्ड फैंग से कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी लॉर्ड यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको लेकर मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ। जिस पर फैंग उन्हें कहता है फायरस्टोन लॉर्ड आप बेझिझक मुझे गाइड कर सकते हैं। और फिर फैंग अपने मन ही मन कहता है मैंने सुना है कि फायरस्टोन मास्टर का नेचर काफी जिद्दी है और ये बिना फिल्टर के बात करते हैं, यानी कि जो मन में आए बिना सोचे बोल देते हैं। वहीं अब इधर फायरस्टोन मास्टर टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए खड़े होकर उससे कहते हैं ये यूनिवर्स ही एक्सट्रीमली डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल है। वो कोई भी ताकत जो कि तुम्हारी साइड पर नहीं है वो अचानक से तुम पर हमला कर सकती है। तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ के साथ दूसरे यूनिवर्स मास्टर के साथ ज्वाइन करके इस टिल्टेड पीक सेक्टर के आउटर रीजन को एक्सप्लोर करना ठीक है, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अकेले ही एक्सप्लोर करोगे ताकि जैसे ही तुम्हारे सामने की अपॉर्चुनिटी आए तो तुम अकेले ही ट्रेजर्स को सीज कर लो, तो फिर तो तुम अपनी मौत को खुद दावत दोगे और तुम अभी इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो। फायरस्टोन मास्टर की ये बात सुनकर तो मास्टर पेंगोंग को खांसी आ जाती है क्योंकि वो ऐसी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तभी फायरस्टोन मास्टर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास क्लोनिंग एबिलिटीज हैं, पर अगर फिर भी तुम मारे गए तो तुम्हारे सभी ट्रेजर्स जो भी तुम अपने साथ लेकर चल रहे होगे वो सब खो जाएंगे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ तो तुम्हारे ये सभी ट्रेजर्स जो कि तुम्हारे पास हैं इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। उनकी ये बात सुनकर फैंग अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है फायरस्टोन मास्टर तो सच में ऐसे ही है जैसा कि मैंने रूमर से सुना था। इसीलिए फैंग उनका आंसर करते हुए कहता है सीनियर प्लीज आप फिक्र ना करें, मैं पहले से ही सारी तैयारियां कर आया हूँ। इस पर तो फायरस्टोन मास्टर चिढ़ते हुए कहते हैं तैयारी उससे कौन सा कुछ अच्छा हो जाएगा। इसके बाद अब फिर पेंगोंग मास्टर कहते हैं फायरस्टोन मास्टर की फिक्र भी वाकई रीजनेबल है। फर्स्ट यूनिवर्स एरा के पावरफुल वॉरियर्स के साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर कभी तुम्हारा सामना उनके साथ हो जाए
जाए तो जान लेना कि वो पागलपन की हद तक चले जाते हैं और तुम्हारे साथ फाइट टू डेथ करेंगे। 2 होली लैंड्स के अलावा बाकी सभी पावरफुल वॉरियर्स ने 3 यूनिवर्स एरास से लिव थ्रू किया है और वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स हैं। और जब उनका टाइम खत्म हो जाएगा तो वो सभी मारे जाएंगे। फैंग अपने मन ही मन उनके बारे में सोच रहे होते हैं, जबकि फायरस्टोन मास्टर यहाँ पर फिक्र करते हुए सभी से बोल रहे थे कि जितने भी पावरफुल बीइंग्स हैं हमें उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए और जितना हो सके उन्हें अवॉइड करना चाहिए। पर यहाँ पर फैंग को अपनी सोचों में घुमा देकर फायरस्टोन मास्टर एक बार फिर से टेबल पर अपने दोनों हाथ पटकते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तभी फिर मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर यहाँ की सिचुएशन को संभालते हुए कहते हैं, अगर तुम लोग किसी खतरे का सामना करो तो फौरन से वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू डिस्ट्रेस सिग्नल भेज देना। जो भी अलाइज तुम्हारे करीब होगा वो फौरन से तुम्हें बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके तुम तक पहुंच जाएगा। मास्टर की ये बात सुनकर फैंग हमें सर हिला देता है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट व्यू में हमें दिखाया जाता है मास्टर जुओ शेनकी के पैलेस को, जहाँ वो अपने थ्रोन पर बैठे हुए काफी जोर जोर से हंस रहे होते हैं और उनके सामने यहाँ पर खड़े हुए थे मास्टर पुती। मास्टर जुओ शेनकी जोर जोर से हंसने के बाद कहते हैं, पुती तुम्हारा लिटिल जूनियर ब्रदर वो भी यूनिवर्स ओशन में इंटर हो चुका है। इस पर मास्टर पुती रिस्पेक्टफुली कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मास्टर। तभी मास्टर जुओ शेनकी कहते हैं, अभी के लिए उसकी स्ट्रेंथ फार फ्रॉम इनफ है, पर फिर भी मुझे लगता है कि वो अच्छा करेगा। और अब मैं तुम्हें भी तुम्हारे सेकंड और थर्ड ब्रदर की तरह सेम अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। यूनिवर्स ओशन में जाकर उसे एक्सप्लोर करो और अपने आप को टेम्पर करो। ये कहते हुए मास्टर जुओ शेनकी अपने हाथ पर एक ट्रेजर को अपीयर करने लगते हैं और साथ ही साथ कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल ट्रेजर तो प्रिपेयर नहीं कर पाया, लेकिन ये डिवाइन वुड मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। हमें देखने को मिलता है कि मास्टर ने वो डिवाइन वुड मास्टर बुद्धि की तरह भेज दी थी और यहाँ पर जाते हुए रास्ते में वो ट्रेजर काफी ज्यादा पावर्स को अनलीश कर रहा होता है, जिसकी वजह से उस ट्रेजर के आसपास का स्पेस एंड टाइम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। यानी कि ये ट्रेजर बेहद ही पावरफुल है। मास्टर पुती इस ट्रेजर को अपने हाथों में देखने के बाद खुश होते हुए कहते हैं, जी मास्टर आपका डिसाइबल डेफिनेटली अपना बेस्ट देगा आपको डिसअपॉइंट ना करने के लिए। इस पर मास्टर भी हल्के में कर देते हैं और इसके बाद वो टिल्टेड पीक सेक्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं काफी लंबे समय से वेट कर रहा हूँ, जो इंतजार अब बहुत लंबा हो चुका है। व्यू चेंज होता और हमें देखने को मिलता है कि फैंग टिल्टेड पीक सेक्टर के आउटर रीजन को एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी अचानक से उसे दिए हुए मास्टर जुओ शेनकी के टोकन के अंदर से आवाज आना शुरू हो जाती है और मास्टर जुओ शेनकी यहाँ लुओ फैंग से कहते हैं, लुओ फैंग तुम अभी यूनिवर्स ओशन में कहाँ पर हो? इस पर फैंग अपने मास्टर का आंसर करते हुए कहता है, मास्टर जुओ शेनकी मैं भी टिल्टेड पीक सेक्टर में हूँ। इस पर मास्टर कहते हैं, गुड अगर तुम किसी खतरे का सामना करो तो तुम मुझे मदद के लिए बुला सकते हो, पर मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जरूरत नहीं होगी। जिस पर फैंग कहता है, जी मैं समझ गया। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है किन फैंग वाटर वर्ल्ड का व्यू, जो कि यूनिवर्स ओशन में ही मौजूद है और ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। हम यहाँ पर इस जगह के कुछ क्रिएचर्स को देख पाते हैं जो कि आपस में काफी अच्छे से और फ्रेंडली तरीके से रह रहे होते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा खूंखार भी हैं। तभी हम यहाँ पर फायरस्टोन लॉर्ड को देखते हैं जो कि यहाँ घास में छुपे हुए थे और ट्रेजर्स की तलाश कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने मन ही मन बोल भी रहे थे। वो ह्यूमंस लुओ फैंग को अपने साथ यूनिवर्स ओशन में लेकर आ गए, सिर्फ उसे टेम्पर और नर्चर करने के लिए। हम नॉन ह्यूमंस को होंग अलाइस में ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। और फिर वो हंसते हुए कहते हैं, चलो देखते हैं वो कितनी ज्यादा मुसीबतें क्रिएट करता है। अगर मैंने उसे बचाया तो मैं उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करूंगा। ये कहते हुए वो खुश होते हुए जा रहे थे कि तभी अचानक से उनके ऊपर किसी ने स्पेस ब्लॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था, जो देखकर वो पैनिक करने लगते हैं और तभी उनके सामने अपीयर होता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर। उसे अपीयर होता हुआ देखकर फायरस्टोन लॉर्ड तो काफी ज्यादा घबरा गए थे और वो कहते हैं, ये तो फर्स्ट एरा की स्ट्रॉन्गेस्ट पीक रेस में से डिवाइन आई रेस का मेंबर है। उसे रिकॉग्नाइज कर लेने के बाद फायरस्टोन लॉर्ड अपनी जान बचाकर वहां से तेजी से भागने लग गए थे, जबकि यहाँ वो डिवाइन आई रेस का बंदा कहता है, ओरिजिनल यूनिवर्स मैं जानता हूँ कि तुम ह्यूमन अलायंस से लॉर्ड फायरस्टोन हो, आज तुम यहाँ से नहीं बच पाओगे। ये कहते साथ ही उसने अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक सैंड आइस सी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हमें देखने को मिलता है कि ये टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है कि इसने आसपास के सारे समंदर को जमा दिया था और फिर बर्फ के काफी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े तेजी के साथ मास्टर फायरस्टोन लॉर्ड को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उसकी इस टेक्निक को रिलीज होता हुआ देखकर फायरस्टोन लॉर्ड समझ जाते हैं कि ये पर्सन कौन है, इसलिए वो कहते हैं, ये तो लॉर्ड एन योंग है। फायरस्टोन लॉर्ड उसकी इस टेक्निक से हिट होने की वजह से काफी दूर धकेल दिए जाते हैं और बर्फ में जम जा रहे थे, लेकिन वो एक बार अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जल्दी से वहां से तेजी से भागना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ वो बोल भी रहे थे, मेरे पास कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेजर्स नहीं है, तो फिर आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस पर लॉर्ड एन योंग एक बार फिर से फायरस्टोन लॉर्ड के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे जकड़ते हुए कहते हैं, लाइफ लिमिटेड है, एटर्निटी तक पहुंचना मुश्किल है, सिर्फ एंडलेस स्लोथर से गुजर कर ही हम इटर्निटी के पाथ को ढूंढ सकते हैं और यही अब मेरे लिए
सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा है, फायरस्टोन लॉर्ड अपनी डेथ को एक्सेप्ट करो। ये कहते हुए लॉर्ड एनियोंग अपने स्टाफ से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक क्रिएट करने लगते हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपनी सैंड आइसी टेक्निक से फायरस्टोन लॉर्ड को जकड़ लिया था और फिर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने स्टाफ से फायरस्टोन मास्टर के ऊपर एक जोरदार हिट देते हैं, लेकिन फायरस्टोन मास्टर ने उसे ब्लॉक करते हुए रिटर्न में उनके पेट में एक जोरदार पंच दे मारा था, जिससे बुरी तरह से हिट होने की वजह से लॉर्ड एनियोंग तेजी के साथ पीछे हटते हुए काफी सारे स्टोन्स के साथ टकरा जाते हैं। और अब इस मौके का फायदा उठाते हुए फायरस्टोन लॉर्ड तेजी के साथ अपनी जान बचाकर फिर से भागने लगते हैं और साथ ही साथ कहते भी हैं, डैम इट, मैं इस फर्स्ट एरा के मैडमैन के हाथों में कैसे फंस गया। मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बची, मुझे मदद के लिए कहना ही होगा। ये कहते साथ ही वो मदद के लिए मैसेज भेज देते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि लॉर्ड एनियोंग खुद को संभालते हुए तेजी के साथ अपनी बॉडी को रिकवर कर लेते हैं और एक बार फिर से फायरस्टोन लॉर्ड का पीछा करने लग गए थे। वहीं यह मैसेज भेजने के बाद फायरस्टोन लॉर्ड मास्टर एनियोंग के हमलों से बचते हुए साथ ही साथ सोचते हुए कहते हैं, अब अगर मास्टर क्यों सिटी लीडर और लॉर्ड पेंगोंग यहाँ पर आ जाएं तो ही मेरे यहाँ से बचकर निकल पाने की कोई उम्मीद है। इतने में सीन चेंज हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर काफी ज्यादा तेजी के साथ फ्लाई करते हुए जा रहे थे और जैसे ही उन्हें यह मैसेज रिसीव होता है तो वो गुस्से में इस जगह पर रुकते हुए कहते हैं, डैम इट, वो मुझसे काफी ज्यादा दूर है। ये कहते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और फिर मास्टर पेंगोंग से कांटेक्ट करते हुए उनसे कहते हैं, पेंगोंग, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम उसकी मदद करने के लिए पहुंच पाओगे। इस पर मास्टर पेंगोंग, जो कि खुद किसी का सामना कर रहे थे, वो उस अटैक को रोकने के बाद मास्टर क्यूरियोसिटी लीडर से कहते हैं, मैं टिल्टेड पीक सेक्टर के अंदर इसकी गहराई में हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। तभी हम डार्कनेस मास्टर के डिसाइबल को देखते हैं, जो कि खुद काफी ज्यादा तेजी के साथ फ्लाई करता हुआ जा रहा था और इस मैसेज को सुनने के बाद आंसर करते हुए कहता है, द डिवाइन आइरिस, इवन अगर मैं वहाँ पर चला भी जाऊं तो भी लगता नहीं कि मैं ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। फैंग को भी ये मैसेज रिसीव हो जाता है और सारी सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो इस जगह पर रुकते हुए इसके बारे में सोचने लगता है और वो बाता को भी क्योंकि इस बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो भी फैंग से कहती है, ये पर्सन तो थोड़ी देर पहले तुम्हें लेक्चर दे रहा था और अब देखो खुद ही मुसीबत में फंस गया। फैंग वो बाता की बात पर ध्यान नहीं देता और तेजी के साथ फायरस्टोन लॉर्ड की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि डार्कनेस मास्टर का डिसेबल काफी मुश्किल के साथ लॉर्ड एनियोंग के स्पेस ब्लॉक टेक्निक को तोड़ने में कामयाब हो पा रहा होता है, इसीलिए उसे रियलाइज हो गया था कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही फैंग उसके करीब से गुजरता है तो वो फैंग को रोकने की कोशिश करता है कि हम उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फैंग इसकी भी नहीं सुनता और आगे बढ़ते हुए फायरस्टोन लॉर्ड से कहता है, मैं मदद करने के लिए आ रहा हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाएं। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि फायरस्टोन लॉर्ड, जो कि तेजी के साथ फ्लाई करते हुए जा रहे थे, तभी अचानक से लॉर्ड एनियोंग उनके करीब पहुंच चुके होते हैं और इन दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जिसमें लॉर्ड एनियोंग अपने स्टाफ से फायरस्टोन लॉर्ड को जोरदार हिट करते हुए जमीन पर पटक देते हैं। फायरस्टोन लॉर्ड जल्दी से खुद को संभाल लेते हैं और फिर इन दोनों के वेपन्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं, जिसमें जब टकरार ज्यादा देर तक चलती है तो फायरस्टोन लॉर्ड एनियोंग को उलझाए रखते हैं और अपने दूसरे हाथ से एक जोरदार पंच एक बार फिर से उनके पेट के अंदर दे मारते हैं, जिससे लॉर्ड एनियोंग तेजी के साथ उड़ते हुए दूर जाकर चट्टानों के साथ टकरा गए थे। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए फायरस्टोन लॉर्ड अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और जोरदार पंच दे मारते हैं, जिससे तो लॉर्ड एनियोंग को ब्लीडिंग होने लग गई थी और वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड भी हो चुके होते हैं। लेकिन एक बार फिर से गुस्से में अपनी पावर्स को अनलिश करने की वजह से वो यहाँ पर फायरस्टोन लॉर्ड के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं और अब ये दोनों बिना ही एक दूसरे के हमलों से बचे लगातार एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके चलते ये दोनों ही काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो रहे थे। इस दौरान जब फायरस्टोन लॉर्ड को एक जोरदार हिट पड़ती है तो उन्हें रियलाइज हो गया था कि मैं इसका सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो फिर से अपनी जान बचाकर भागने लग गए थे। फायरस्टोन लॉर्ड को भागता हुआ देखकर लॉर्ड एनियोंग अपनी सैंड आइसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फायरस्टोन लॉर्ड को एक बार फिर से जकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि उनकी ये टेक्निक फायरस्टोन लॉर्ड के साथ हिट भी हो पाती, फायरस्टोन लॉर्ड उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जल्दी से अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार पावरफुल स्लैश अटैक इसकी तरफ लगा देते हैं। लेकिन क्योंकि लॉर्ड एनियोंग के पास स्पेस ब्लॉक टेक्निक है, इसलिए वो यहाँ पर एडवांटेज पर थे और टेलीपोर्ट होते हुए तेजी के साथ फायरस्टोन लॉर्ड के करीब आते हुए उनकी चेस्ट में एक जोरदार पंच मारते हैं और अब एक बार फिर से इन दोनों के बीच में कॉम्बैट फाइट होने लगी थी, जिसमें ऑब्वियसली लॉर्ड एनियोंग फायरस्टोन लॉर्ड के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। फायरस्टोन लॉर्ड एक बार फिर से खुद को संभालते हुए लॉर्ड एनियोंग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो काफी कमजोर पड़ चुके थे, इसीलिए लॉर्ड एनियोंग इजीली उनकी स्वॉर्ड अटैक को अपने स्टाफ से रोक लेते हैं और फिर अपनी टेलीपोर्टेशन की एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए फायरस्टोन लॉर्ड के पीछे अपेयर होते हुए उन्हें एक जोरदार किक मारते हैं। इस दौरान फायरस्टोन लॉर्ड ने भी तेजी के साथ पीछे मुड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड से लॉर्ड एनियोंग को काफी बुरी तरह से दो हिस्सों में चीर दिया था, लेकिन लॉर्ड एनियोंग को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो जल्दी से अपनी बॉडी को रिकवर कर लेते हैं। पर हमें देखने को मिलता है कि फायरस्टोन लॉर्ड की अब काफी बुरी हालत हो चुकी है लॉर्ड एनियोंग की जोरदार किक की वजह से, क्योंकि मास्टर फायरस्टोन लॉर्ड काफी ज्यादा पीछे चले गए हैं। इसलिए एक बार फिर से लॉर्ड एनियोंग अपनी सैंड आइसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फायरस्टोन लॉर्ड को जकड़ने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि उन्होंने अपनी इस टेक्निक को इस
पर फुल पावर्स के साथ अनलिश किया था, इसलिए ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और फायरस्टोन मास्टर इसके बहाव में बहने लग गए थे। लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड से वहाँ पर बहुत ज्यादा पावर्स को अनलिश करते हुए अपने आसपास एक फायर वर्लपूल बना लेते हैं। पर लॉर्ड एनियोंग के एक जोरदार हमले के सामने उनका ये फायर वर्लपूल नहीं टिक पाता और लॉर्ड एनियोंग इसका ब्रेक थ्रू करते हुए सीधा आकर फायरस्टोन लॉर्ड के ऊपर एक जोरदार हिट मारते हैं। और अब उनका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि फायरस्टोन लॉर्ड के हाथों से उनका स्वॉर्ड वेपन छूट जाता है और वो तेजी के साथ जाकर जमीन के साथ टकरा जाते हैं और अपने घुटनों पर आ चुके थे। और हमें यहाँ पर सुनाई पड़ती हैं तो सिर्फ फायरस्टोन लॉर्ड मास्टर की जोर शोर से निकल रही हुई चीखें। और फिर थोड़ी देर में वो खुद को संभालते हुए कहते हैं उन दोनों का यहाँ पर आना बेकार जाएगा। अभी के हालात को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि मैं अब यहाँ पर मारा जाऊंगा। हमें देखने को मिलता है कि फायरस्टोन लॉर्ड की बॉडी बुरी तरह से ब्लीडिंग कर रही थी और वो अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर लॉर्ड एनियोंग उनके सामने अपीयर होते हैं और अपनी बोन चिलिंग आइस का इस्तेमाल करते हुए फायरस्टोन लॉर्ड को फ्रीज करने लगते हैं। उधर लॉर्ड एनियोंग फायरस्टोन लॉर्ड के ऊपर एक आखिरी हमला करते हुए उन्हें जान से मारने के लिए एक बार फिर से अपने वेपन के अंदर एनर्जी इकट्ठा करने लग गया था, जबकि इधर फायरस्टोन लॉर्ड अपनी कांपती हुई बॉडी के साथ खुद को संभालते हुए खड़े हो रहे होते हैं। तभी अचानक से ही लॉर्ड एनियोंग को कुछ अजीब सा फील होता है, इसलिए उस तरफ देखने लग गए थे और फिर कुछ ही मिली सेकंड्स में वहां पर लुवा फैंग की डिवाइन किंगडम डोमेन की पावर्स लॉर्ड एनियोंग की डोमेन को ओवरपावर करने लग गई थी और फायरस्टोन लॉर्ड के ऊपर से इनकी पावर्स का असर भी हट गया था। इसलिए अब यहाँ पर लॉर्ड एनियोंग फैंग की तरफ अपना रुख करते हुए उससे कहते हैं तुम कौन हो, जबकि वही फैंग टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू कहता है फायरस्टोन लॉर्ड आप अभी तक यहाँ से गए नहीं। ये सुनते ही फायरस्टोन लॉर्ड समझ जाते हैं कि ये तो लुवो फैंग है, इसलिए वो फौरन से वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लॉर्ड एनियोंग उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग उनके ऊपर हमले करते हुए उन्हें वहीं पर स्लो डाउन कर देता है। फैंग की तरफ से आ रहे उन फ्लेम अटैक्स को देखते साथ ही लॉर्ड एनियोंग समझ गए थे, इसलिए वो कहते हैं ये तो गोल्डन फ्लेम है और ये लॉर्ड युआनओ के फायर सैंड कप से ही निकलती है। क्या इसका मतलब है कि वो पहले ही मारा जा चुका है? और ये गोल्डन लाइट डोमेन ये तो एक्चुअली स्पेस एंड टाइम को कंट्रोल कर रही है। ये कहते हुए लॉर्ड एनियोंग तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे होते और फैंग के इन फ्लेम अटैक्स को भी बीच में से काटते जा रहे थे और कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये कौन है। इसी के साथ वो वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं और तभी हमें देखने को मिलता है कि फायरस्टोन लॉर्ड फैंग के काफी करीब पहुंच चुके हैं और अपना सर खुजा रहे थे, जिस पर फैंग हमें सर हिलाता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। इसी के साथ वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर गायब हो गए थे। फैंग यहाँ पर मुस्कुराते हुए लॉर्ड एनियोंग के आने का वेट कर रहा था और जैसे ही लॉर्ड एनियोंग वहाँ पर अपीयर होते हुए कहते हैं ह्यूमन तुम कौन हो और मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा। इस पर फैंग जो कि यहाँ पर अपने हाथ बांधकर खड़ा हुआ है मुस्कुरा रहा था, वो आंसर करते हुए कहता है वेल अब तुमने देख लिया। ये कहते साथ ही फैंग मुस्कुराते हुए टेलीपोर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाता है और साथ ही उसकी सारी पावर्स भी। ये देखकर तो लॉर्ड एनियोंग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं यू डैम ब्लैक हेड सिल्वर विंग ह्यूमन। और फिर वो गुस्से में चिल्लाते हुए जोर जोर से अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं और उनके इसी गुस्से के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और दोस्तों फाइनली मैं अब आपको बता दूं कि मैं काफ़ी बड़ी मुश्किल में फंस गया था। कैसे बताऊँ, मैं शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ एक छोटा सा हादसा हो गया था जिसके चलते मुझे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस टाइम पर दूँ और ये जो वीडियोस आ रही हैं ये भी मैं बैक टू बैक डेली अपलोड करके क्लियर कर दूंगा ताकि आप लोग भड़के नहीं। तो पेशेंस रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ कि आगे जब सारे एपिसोड्स टाइम पर आएंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हुए अनलिमिटेड कमेंट्स करेंगे। कम ऑन यार, इतना तो हक बनता है जब टाइम पर वीडियो अपलोड करो तो कमेंट्स की भरमार लग जानी चाहिए।